प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद इंडियन यूनियन में शामिल हो गया। उसके बाद एक अरसा गुजरा, कोई खास बात इस पर तवज्जो नहीं दी जाती थी। इंडियन यूनियन के दो फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता था। उसके बाद होता यह आ रहा है कि आरएसएस की ताकतें 17 सितंबर को लिबरेशन डे मनाने की कोशिश करते हैं। लिबरेशन डे ये क्यों मनाते हैं? क्या आरएसएस को किसी तरह से भी हक बनता है कि लिबरेशन डे मनाना? इसके बारे में हम बात करेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत मोहन गुरुस्वामी साहब को। मोहन गुरुस्वामी साहब को कौन नहीं जानता? वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। हैदराबाद के मशहूर रॉयल निज़ाम कॉलेज से वो एमपीसी से ग्रेजुएट हैं और इनकी तालीम का सफ़र बहुत लंबा है। जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये पीजी कर चुके हैं। उसके बाद ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी ये स्टूडेंट रह चुके। करियर भी उनका उतना ही वसी है। इन्होंने तदरीस का मामला जारी रखा, टीचिंग, उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट, जर्नलिज्म से भी ये वाबस्ता रहे और साबिक़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये मुशीर रह चुके। ये बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और फ्रीलांस कमेंटेटर हैं। ख़ास तौर पर इन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमी व सिक्योरिटी पर किताबें लिखी है। बहुत ही मकबूल और मोहतरम शख्सियत है। हमें बड़ी खुशी है मोहन गुरुस्वामी साहब को बीबीएन चैनल पर खैर मकदम करते हुए। मोहन गुरुस्वामी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम। जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 17 सितंबर हैदराबाद की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट डेट है, मगर क्या कुछ अरसे से ये जो मनाया जा रहा है लिबरेशन डे, क्या ये मुनासिब है या नहीं मनाना चाहिए? देखिए, हैदराबाद में 17 सितंबर में हैदराबाद का इंडियन यूनियन के साथ एक्सेशन हुआ। ये तो बात हकीकत बात है, सही है, मगर इसे सेलिब्रेशन की किसकी बात है? सारा मुल्क की जो आज़ादी है वो 15 अगस्त को हुआ जी। हम जमहूरियत हुआ 26 जनवरी को। तो हैदराबाद के एक्सेशन आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो कई और स्टेट्स हैं जो एक्सीड किए, उनके एक्सेशन डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? जूनागढ़ का एक्सेशन हुआ, कश्मीर का एक्सेशन हुआ, जोधपुर का एक्सेशन हुआ, कई स्टेट्स जिनके एक के बाद एक होते गया जी। तो इन सब का एक्सेशन कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। आरएसएस आके जब कुछ ताकत बढ़ी है, वो हैदराबाद का लिबरेशन कहता है, उसको सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि उसको एक वो है कि मुसलमानों के साथ एक झगड़ा छेड़ने की उसकी इच्छा है जी। वो चाहता है कि ये हिंदू आबादी जो है इस शहर की और इस स्टेट की, इसको भड़काए जी। कि हमको मुसलमानों ने इसको संभाला 300 साल, उसके बाद हमको लड़की आज़ादी मिली। मगर ये एक हिस्ट्री को जाना तो आप मुगल जमाने को कम से कम 900 साल से मुस्लिम किंगडम्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री पे हुकूमत किया जी। तो उस बात को खत्म हो गए, मॉडर्न टाइम आ गया है, अंग्रेज आए उसके बाद, और वो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ इंडिया जो एक मुल्क, जो इतना बड़ा मुल्क बना, वो अंग्रेजों के जमाने में हुआ। ना औरंगजेब की हुकूमत इतनी थी, ना शिवाजी महाराज की इतनी थी, ना किसी की, ना एम्परर अशोका की इतनी बड़ी राज्य थी जितना अंग्रेजों ने बनाया। और इस मुल्क को जोड़ा उन्होंने, एक फर्स्ट टाइम एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंटिटी बनाया इसको। तो अगर उनके पास से अगर आजादी है तो सेलिब्रेशन की बात है जी। मगर ये
हर मुल्क की, हर स्टेट की आप आजादी सेलिब्रेट करना चाहते हैं या एक्सेशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 200 एक्सेशन सेलिब्रेट करना चाहिए। और इन सारे एक्सेशन में ये आरएसएस का कोई हाथ ना था, ना हिंदुस्तान की आजादी में की लड़ाई में आजाद इनका कोई हाथ था। जी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो सावरकर ने और डॉक्टर हेगड़ेवार ने और गोलवारकर ने कहा इसमें हम नहीं जाना चाहते क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, हिंदू समाज को और ताकतवर बनाना चाहते हैं। जी जी। तो अभी क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये इनकी जो भवन है नागपुर में 20 जनवरी को कभी तिरंगा नहीं फहराए हो। 4 साल पहले कोई लड़के वहां के नागपुर के, उन्होंने जबरदस्ती तिरंगा फहरा दिया। बोले तुम क्यों नहीं फहराते हो तिरंगा 26 जनवरी? तो भगवा को उतार के तिरंगा लगाया उन्होंने। तो सडनली इनको ये बस तिरंगा से मोहब्बत, तिरंगा हर जगह पे, चार मीनार पे लगाना चाहते हैं। और जो इनकी जो टेक्निक्स है कि जैसे कि चार मीनार पे आप देखे एक मंदिर बना दिए। मैं तो हैदराबाद में पाला पैदा हुआ, मैं यहाँ पे पला, चार मीनार को बचपने से देखते जा रहा हूँ। जो छोटा माइलस्टोन था, सिटी का 0 माइलस्टोन था, वो लगा हुआ था उधर पहले से, उसको इन्होंने रंग गेरुआ रंग लगा दी और बोले कि मंदिर है। मंदिर होते होते पहले वो मंदिर गेरुआ रंग माने हनुमान की मूर्ति थी, उसके बाद ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर बन गए। अब भागमती को भाग्य लक्ष्मी बना दिए। तो सुल्तान खोली कुतुब शाह ने इस शहर को उनकी माशुका थी जो बाद में बीवी बनी, रानी बनी, बागमती देवी जो हैदर महल थे, उसके नाम पे शहर बनाया। तो भाग्यनगर शहर शुरू हुआ, फिर हैदराबाद हो गया, जब वो हैदर महल हो गई। तब उसको एक बागमती को भाग्य लक्ष्मी बना के बोले कि ये शहर का नाम भाग्यनगर इस मंदिर की वजह से। अब ऐसा हिस्ट्री को रीराइट करते हैं, फॉल्सिफाई करते हैं, झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। और हैदराबाद के एक्सेशन में ये भी शामिल हो गए। हालांकि ये लोग गायब थे शहर से, रजाकारों का हमला हो रहा था आबादी पे, हिंदू आबादी पे, डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये लोग गायब थे। अच्छा, लापता थे। ये जो फौज आई उसके बाद पीछे पीछे आ गए फिर। और ये पुराने शहर में, क्योंकि जहां जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसके टकराव में ये लोग पुराने शहर में शुरू किए अपना कार्रवाई, फिर ये मंदिर बनाना, ये करना, इनका यही धंधा है। तो ये हैदराबाद की आजादी की जो एक्सेशन की सेलिब्रेशन, लिबरेशन की, ये एक बोगस सेलिब्रेशन है। अगर वह आपने लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, भाई रामानंद तीर्थ के लोग ने लड़ा निजाम के मुल्क के खिलाफ, निजामियत के खिलाफ, तो एक बात होती है वो सेलिब्रेट करें। ये कुछ किए नहीं, ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं और सारा क्रेडिट अपना खुद को लेना चाहते हैं लोग। जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, आरएसएस का प्रेजेंस हैदराबाद में आजादी से पहले से है? आजादी के पहले से छोटा मोटा था, मगर कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं थी। अच्छा, इनके पास एक कॉर्पोरेटर नहीं बना आजादी के बाद मुल्क में, हैदराबाद में पहली बार अभी कुछ कम्युनल इश्यूज को उठाते ये मंदिरों का इश्यूज उठा लेके ये लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के चक्कर में है और हिंदू आबादी को भड़काने। अच्छा, निजाम की सरकार भी चलाई, 300 साल 200 साल उनकी भी थी, आसरजाही की, और क्या कोई तानाशाही थी क्या, कोई लोगों को मारे क्या? हालांकि जब फ्यूडल सिस्टम होता है, या हिंदू का हो या मुसलमान का हो, क्या फर्क पड़ता, सिस्टम तो वही है, कुछ लोगों के फायदे के लिए होता है। निजाम सरकार में हिंदू जो है बड़े पोजीशंस पे भी थे, बड़े पोजीशंस पे भी थे, मगर ये मानना चाहिए, मान के चलना चाहिए कि एक मुस्लिम किंगडम था डेक्कन में, और मुस्लिम की पावर थी इस स्टेट में, ये तो मान के चलना पड़ता। मगर इन्होंने एक अच्छी किस्म की सरकार उसके बावजूद चलाया। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को बाहर कर दिया या कंसंट्रेशन कैंप में कर दिया। और जब हिंदू राज्य थे वहां पे भी
ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर एक फ्यूडल सिस्टम थी। मैं ये पूछता हूँ कि फ्यूडल सिस्टम जब होती है, या हिंदू की हो या मुसलमान की हो या क्रिश्चियन की हो या ईसाई को, क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी को तो उसमें शामिल नहीं है वो। फ्यूडल सिस्टम एक नोबिलिटी की सिस्टम है जी। बल्कि जो लोग हैं वो फायदा उठाते हैं। हैदराबाद में क्या हिंदू जमींदार नहीं थे? जी। राजा बनपट्टी थे, राजा गदवाल थे, ऐसे कई राजा जत्रोल थे, ये सब हुकूमत किए। यहाँ पे वजीर किशन प्रसाद थे, चंदूलाल भी थे, बहुत काफी हिंदू भी वजीर थे इधर। ये लोग जिनके नाम से चंदूलाल बिरादरी है। चंदूलाल बिरादरी अब तक है हैदराबाद में। ये तो जब इनकी आजादी में इनका कोई हिस्सा नहीं था, चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल मामला है, हम इसके बीच में नहीं पड़ते हैं। उसके बाद मुल्क जब आजाद हुआ तो तिरंगा ये अपनाने से क्यों दूर रहे? तिरंगे से इनको क्यों नफरत थी? ये तिरंगा से नफरत इसलिए थी कि तिरंगे में 3 रंग थे। ये लोग मानते थे कि गेरुआ हिंदुओं के लिए, व्हाइट जो है प्योरिटी की है, और ग्रीन इसमें जो है वो रिप्रेजेंट्स मुस्लिम्स। बिल्कुल गलत थी, अंडरस्टैंडिंग ही रॉन्ग थी इनकी। ये एम्परर अशोका के टाइम से चक्र लगाया था, वो उसको अपनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और एक सेकुलर स्टेट को ऐलान किया कि यहाँ पे जहाँ पे अपनी जो धर्म है या मजहब है उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने आप कर लीजिए, घर पे कर लीजिए, जहाँ पे अपने समाज में कर लीजिए, अपने कम्युनिटी में कर लीजिए, मगर स्टेट का इसका कोई संबंध नहीं है। अब ये पहली बार उस सेकुलर, और मुसलमान की आबादी देश में कोई छोटी आबादी नहीं है, 15 से 18% की आबादी है। आप इनको साफ करके बोलेंगे कि नहीं हम हिंदू राज्य बनाएंगे, नहीं होगा। इतने मुसलमान को लेके क्या करेंगे आप? अब इन लोगों की सिंप्लिसिटी माइंड जो है, बोले कि पाकिस्तान मुसलमान के लिए, इंडिया हिंदुओं के लिए, ये तो बिल्कुल गलत थी। ना नेहरू ये चाहते थे, ना सरदार पटेल चाहते थे, ना गांधी जी चाहते थे। इंडिया जो पाकिस्तान बन गई मुस्लिम मेजोरिटी एरिया की, वो अलग बात है। इंडिया वाज अ सेक्युलर स्टेट, जहाँ पे हिंदू मुसलमान सबको जगह थी, और जब ना हिंदुस्तान की इतिहास लिखा गया, हम लोग, जवाहरलाल नेहरू ने ताजमहल को, लाल किले को उतना ही अहमियत दिया जितना मीनाक्षी मंदिर हो या कोई बनारस हो, जो ऐसी जगह हो, उसको भी अहमियत दिया। बोले सब हमारा इतिहास है, अलेक्जेंडर से लेके सब हमारा इतिहास जी। अगर आप इतिहास को डिसएग्रीगेट करना चाहते हैं तो ये नॉर्थ इंडिया के लोग कब आए हिंदुस्तान में? उसके पहले कौन था इस देश में? अभी कब तक पीछे जाएंगे आप? अभी परसों हमारे आरएसएस के संचालक जो है, उनके फ्यूरर जो थे, जो है, उन्होंने कहा कि मुसलमान का इन्वेजन, मुसलमान इस्लाम इस मुल्क में इन्वेजन के द्वारा नहीं आया। इस्लाम पीसफुली थ्रू अरब ट्रेडर्स से आया, 7th सेंचुरी में आया। जी। जैसा मदीना में और मक्का में प्रॉफिट का वहां पे शुरुआत हुआ और मुस्लिम आबादी हुई, अरब ट्रेडर्स आते थे हिंदुस्तान, तो उन्होंने इस्लाम को लाया। तो इस्लाम पीसफुली आया, इंडोनेशिया में गया तो कॉन्कर किया क्या? अब इतिहास भी गलत है, इतिहास पढ़ते नहीं, अपना अपने सोच में बैठे रहते, शाखा में जो बकबक होता है उसको इतिहास समझते हैं। जी, इतिहास को गलत पढ़ते हैं और सही इतिहास को गलत करार देते हैं। बिल्कुल, और आप जिस तरह इंटरप्रेट करते हैं अपने आप को सूट करने के लिए। अब मैंने पूछा एक बार बहस में एक आरएसएस के बड़े नेता के साथ, उन्होंने कहा कि रामायण हमारा इतिहास है, इतिहास में जोड़ना चाहिए। वैसे कैसे जोड़ेंगे भाई? हनुमान जी को क्या तुम आदमी बनाएंगे? पहले बेचारे को एक पूंछ और बंदर बना के रख दिया और बोले कि ये भी ये कैसे साइंटिफिकली, क्या रीजन है? मिथोलॉजी को अभी रिलीजन में, हिस्ट्री में जोड़ना चाहते हैं, मिथोलॉजी को रियलिटी पेश कर रहे हैं। हाँ, तो ये इनकी जो मेंटालिटी ही गलत है। जी, मेंटालिटी गलत है, और देश को ये तबाह करेंगे, तोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये असल टुकड़े टुकड़े गैंग ये है। अभी हिंदुत्व, हिंदी की बेसिस पे नेशनलिटी बनना चाहे तो हमारी दक्कन साउथ है, चले जाएगी। इसको भगाना चाहते हैं क्यों?
मद्रास में, तमिलनाडु में क्या हिंदी को मानेंगे? तेलंगाना के तेलुगु लोग मानेंगे? तो ये अपना एजेंडा, छोटा मोटा एजेंडा लेके ये लोग घूम रहे हैं और न पढ़े हैं न लिखे हैं। कोई वेटरनरी सर्जन है, कोई कुछ और है, ये लोग इतिहास बनाने के लिए निकले हुए बाहर। इनको इस देश को एक रखना है, इस देश को काबू रखना है, तो इनको इस सत्ते पे जो आ गए उससे उतरना पड़ेगा। वाजपेयी, अडवाणी भी बीजेपी के थे, मगर उनकी सोच कुछ और ही थी जी। वो सेकुलर इंडिया मानते थे, एक कंजर्वेटिव लाइन पे चलते थे। कांग्रेस पार्टी की जो सेकुलरिज्म थी वो भी एक तरह से एक सूडो सेकुलरिज्म थी, इसको आर्ग्यू कर सकते हैं। हालांकि मुसलमान की हालत क्या थी कांग्रेस के राज में? मुसलमान आज हिंदुस्तान में सबसे गरीब तबका का आदमी है जी, बार बार ये हो चुका है। इकोनॉमिकली दलितों के बराबर है जी, दलित से भी कम है, ये मैंने सुना है। तो मैंने नहीं, वो गलत है, पर दलितों से जरा ऊपर है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि इस मुल्क में जब हर तबका का एक पार्टी होता, सरदारों का पार्टी है, क्रिश्चियंस का पार्टी है, यादवों का पार्टी है, ब्राह्मणों का पार्टी है, दलितों का पार्टी है, भाई एक मुसलमान की पार्टी है तो अब तकलीफ क्यों होती है भाई आपको? जी, क्योंकि आपने अपनी पॉलिटिक्स इस तरह बना दिया, आपने इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है मगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बना दिया। तो मुस्लिम को भी एक कास्ट समझिए। इस इंडियन पैंथियन में ये भी एक ग्रुप है जी, उसको आप एकदम एक दुश्मन कैसा मान के चलते हैं? क्रिश्चियंस भी इस देश पे हुकूमत चला उनका, तो आप क्रिश्चियंस को भी दुश्मन मानेंगे? तो इनका ये खेल है बिना लॉजिक के, बिना समझ के। और जब हैदराबाद में जो स्ट्रगल हो रहा था, हालांकि निजाम की जो फ्यूडलिज्म थी उस पर एक स्ट्रगल जो हो रहा था उस वक्त, और जब रजाकारों की गड़बड़ चल रहा था, यहाँ पे लोग कहते थे कि हम दिल्ली पे, लाल किले पे हम 80 झंडा कुछ फहराएंगे और हम अलग मुल्क रहेंगे, पाकिस्तान से मिल जाएंगे। उस जमाने में हिंदुओं पे जुल्म हुआ, हमारी फैमिली घर पे भी रेड हुआ, मगर उस वक्त आरएसएस कहाँ था? कांग्रेस वाले थे बेचारे जो आ गए, और मुसलमान जो थे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट अच्छे लोग थे वो भी आए थे मदद करने के लिए। जी। ये आरएसएस कहाँ था जो हिंदू समाज के रक्षक जो बन के आज घूम रहा है अपने आप को कहते हुए, वो कहाँ था? अब हैदराबाद से लेके लातूर तक देखिए, लाचूर तक तो गायब थे ये लोग। तेलंगाना में तेलुगु एरिया में तो गायब ही थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के जो एरिया लगा हुआ है वहां तो थे ही नहीं, वहां पे तो कम्युनिस्ट का जोर चलता था। वरंगल हो, करीमनगर हो, नलगोंडा हो, खम्मम हो, सब कम्युनिस्ट का होल्ड था वो। ये लोग थोड़ा बहुत औरंगाबाद में इधर उधर थे और गायब हो गए, पूना की तरफ से भाग गए। सावरकर कहाँ थे? वो पिस्तौल लेके घूमते थे मगर बॉर्डर को क्रॉस नहीं किए, फौज आने के बाद क्रॉस किए। और एक फौज भी क्यों आई? क्योंकि एक रजाकारों का प्रॉब्लम था, अलग मुल्क बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के बीच में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मना कर दिया। जूनागढ़ में भी गए, अगर जोधपुर में भी चले जाते थे अगर वो राजा राजी नहीं हुए। तो एक न्यू इंडिया जमा करने के लिए, बनाने के लिए नई पॉलिटिकल आइडियाज के साथ निकले थे ये लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक लफ्ज नहीं है अपने रिलीजन के बारे में जी। कि तो ये नया हिंदुस्तान नए सोच पे, नए इकोनॉमिक्स पे, नई पॉलिटिकल थिंकिंग में इस पे बनाना चाहते थे। अब इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं। जी। टुकड़े टुकड़े गैंग है कौन? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये सवाल पूछता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से मानते हैं ये लोग? पूरे खिलाफ वर्जी हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। बिल्कुल।
और ये जो अपने आप को हिंदुओं के रक्षक बताते हैं, क्या ये हिंदुओं की हिफाजत कर रहे हैं वाकई? ये हिंदुओं की हिफाजत की किसकी जरूरत है भाई? क्या तकलीफ है हिंदुओं को? ये कहते हैं हिंदू खतरे में है जब से ये बीजेपी आई है। क्यों हिंदू खतरे में? कोई मारे? हिंदुओं को मारे क्या? मरे क्या कोई? कोई उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया क्या? हिंदू हिंदू लोग क्यों खतरे में है? और पहले मैं पूछता हूँ कि हिंदुइज्म क्या है, आप डिफाइन कीजिए। हिंदुइज्म एक प्राइवेट रिलीजन है। हर आदमी को आजादी है अपना रास्ता पकड़ने के लिए। वो अपना पर्सनल गॉड रखता है। और भगवत गीता भी कहता है कि जो कर्म होता है आप सोच समझ के कीजिए, और जो करना है कीजिए बिना उसके फल देखते हुए। मगर इसको एक जोड़ के एक बड़े झंडे के नीचे लाके खड़ा करके हिंदू आबादी को रखना चाहते तो नहीं होगा। तो हिंदुइज्म की कैरेक्टर जो है वो खत्म हो जाएगी। जी। अब आगे क्या देखते हैं हैदराबाद में जो ये हो रहा है, ये क्या शक्ल इख्तियार करेगा? ये यही करते रहेंगे, ये कम्युनल तरह के पॉलिटिक्स करते रहेंगे। इस पे एक दिन एक रिएक्शन होगा, बड़ा रिएक्शन होगा। और जिस तरह ये लोग कर रहे हैं हमारे मुल्क को एक सिविल वॉर की तरफ ले जा रहे हैं, सेसेशनिज्म के तरफ ले जा रहे हैं, साउथ को अलग कर देंगे ये लोग। अब आप देखें तमिलनाडु में क्या हुआ, माइलस्टोन जो सेंट्रल हाईवे के थे वो हिंदी में लिखना शुरू किए, तो उन्होंने सो तोड़ के फेंक दिया बाहर। बोले कि हिंदी की एक लफ्ज नहीं दिखनी चाहिए। जी। इस तरह आप चलाएंगे मुल्क को? जी। और खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल, मीडियम स्कूल में भी जाते थे। जी। जी। और हिंदी हिंदी बोलते हैं। हिंदी कहाँ शुरू हुआ? हिंदी एक भाषा थी क्या इधर हमारे इतिहास में? हमारे पास कड़ी बोली थी, अवधी थी, भोजपुरी थी, अलग अलग भाषा थी। हिंदी ईस्ट इंडिया कंपनी में ने हिंदी वोकैबुलरी शुरू किया फोर्ट विलियम में, 2-4 पंडितों को रख के। इसलिए रखा क्योंकि वो पर्शियन को निकालना चाहता था, और हिंदुस्तानी जो थी, उर्दू जो थी, उसको कोर्ट सिस्टम से हटाना चाहता था। तो उन्होंने हिंदी शुरू किया, थोड़ा संस्कृताइज करके। जी। ये डॉक्यूमेंटेड है, रिसर्च है। तो आरएसएस वाले अंग्रेजी बोलने वालों को मकौले की औलाद कहते हैं। तो मैं कहता था उनको कि असली औलाद तो तुम हो। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बोली है, जो उन्होंने बनाया, आप उससे रट के टकरा रहे हो हमारे साथ, और पूरे देश पे लगाना चाहते हो। हिंदी भाषा थी नहीं 200 साल पहले। जी। और इसमें फ्रीडम मूवमेंट की जो थी, नेशनलिज्म, उसमें एक गलत वो थी कि हिंदी विल बी ए बेसिस ऑफ आवर न्यू नेशनलिटी। वो तो साउथ तो माने नहीं, किसी से पूछे नहीं, लगा दी। उसके बाद इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी लाने की कोशिश की, तो तमिलनाडु में राइट्स हो गए। तो इंदिरा गांधी को एश्योरेंस देना पड़ेगा कि हिंदी को हम लोग आपके सर पे नहीं सौंपेंगे। अंग्रेजी में जिसको चलाना चला लीजिए, अपने स्टेट की लैंग्वेज उस पर चला लीजिए। अब ये फिर हिंदी का एजेंडा लाए, हिंदुत्व के साथ जोड़ के। और इसके साथ ये कहते हैं कि हम लोग माइग्रेंट्स ने इस देश में, हमारे जो नस है, आर्यंस जो है, हिंदुस्तान की इंडिजिनस पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन इस देश का सिर्फ गोंड है, संथाल है, सेंट्रल इंडिया के जो आदिवासी हैं वो इंडिजिनस पॉपुलेशन। बाकी सब बाहर से आए। कहाँ से आए हैं? बाहर से आए तो सेंट्रल एशिया से आए, ईरान से आए, मेडिटेरेनियन एरिया से आए। ये डीएनए जेनेटिक्स प्रूव कर रहा है भाई। ये कोई और लिंग्विस्टिक्स भी प्रूव करता है। आज पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में एक इलाका है कलत, जहाँ पे ब्रवी भाषा बोलते हैं। ब्रवी एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो तमिल से जुड़ा हुआ है। जी। द्रविडियन लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस सेंट्रल एशिया से आए।
तो हिंदी में भी कितना पर्शियन वर्ड्स है, संस्कृत में भी, संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत होती थी। आज मेसोपोटामिया में मितानी किंगडम पे, वहां पे संस्कृत के यूनिफॉर्म मिले हैं आपको, टैबलेट्स। जी। संस्कृत भी इनके साथ आया बाहर। तो तमिलियंस कहते हैं कि कल हमारे स्टालिन साहब ने कह दिया कि हमारी इतिहास आर्यन से पहले है, ये रेडियो आइसोटोप्स ने प्रूव कर दिया है ताम्रपानी में। जी। तो अब ये पीछे पास में जाते रहेंगे तो कब तक जाएंगे, कितने साल तक जाएंगे? ठीक है, 100 साल, 200, 300, 500, 2000, 5000, 10,000 पुराना मुल्क है। इसलिए आगे बढ़ने की बात सोचिए, आगे हम लोग कैसे रहेंगे, किस तरह रहेंगे, क्या बोली बोलेंगे, क्या काम करेंगे। हमारे जो नौजवान पीढ़ी आ रही है, ये देश की मेजॉरिटी है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर 30 है। इनके लिए नौकरी कहाँ से लाएंगे आप? इनकी एजुकेशन के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं आप? स्कूल्स कहाँ है, दवाखाने कहाँ है? आज कल मैं महबूबनगर गया था, सारे रास्ते में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल लगे हुए। एक पीएचसी नहीं, गाँव 2-3 छोटे गांवों में गया था, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। तो सारा खत्म हो गया गवर्नमेंट सिस्टम में। गवर्नमेंट जो है सिर्फ हुकूमत करने के लिए बैठी है। आज घर के सामने नाली में कचरा आ जाता है तो निकालने वाला कोई नहीं है। गांवों में तो खास तो कोई नहीं है। हैदराबाद सिटी में तो म्यूनसिपैलिटी है, 2-4 लोग को 2 पैसे दे के बुला के लाके सफाई करवा सकते हैं आप, या काउंसलर के पास जाके गड़बड़ कर सकते हैं और वो आके सफाई करवाएगा। जी। गवर्नमेंट ही का है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सोचनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, कोई डिस्कशन होती ही नहीं। आज ऐसा हो गया एक सरकार जो है इतनी बड़ी हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की हमारी छाती पे बैठी हुई। 12% ऑफ जीडीपी इनके खर्चे पे जाती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 80% है बजट में, सिर्फ 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगता है। तो गवर्नमेंट भी एक स्टेट हो गई, जैसा निजाम सरकार की सरफराज, ये भी एक सरकार बन के बैठी है। बहुत फरमाया भी खा रहे हैं आप लोग, और पे कमीशन के बाद इंक्रीमेंट देते जाते हैं अपने आप को। आज सबसे बड़ा तनख्वाह हासिल करने वाला कौन है? गवर्नमेंट मुलाजिम है। पुलिस कांस्टेबल 40,000 रुपए कमाता है महीने को जी। और अगर कोई सिक्योरिटी आदमी को घर के बाहर रखिए, उसको आप 6,000 रुपए देंगे। तो अपने आप पैसा जमा करते लोगों से, अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं लोग। अगर गवर्नमेंट लोगों के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ना चाहिए जी। इतना कम क्यों है? इस साल के बजट में 9% भी नहीं है। तो किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग? किसके लिए जी रहे हैं हम लोग? किसके लिए हम टैक्स दे रहे हैं? ये सवाल डिस्कशन होनी चाहिए। इसके अलावा नहीं हम मंदिर बनाएंगे, उस मस्जिद को तोड़ेंगे, इधर एक मस्जिद को तो मंदिर को तोड़ेंगे। अब कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई फलाना मंदिर नंजनगुड़ में, उसको निकाल दीजिए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। तो बसवराज मुंबई की सरकार परसों तोड़ी उसको। और तो ये जो चारमीनार पे आप चिपका दिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर बोल के, ये कब बनी? ये भी अनऑथराइज्ड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ एएसआई की रिपोर्ट है कि ये जबरदस्ती बना लिए। हम बार स्टेट गवर्नमेंट को कहे इसको हटाइए, तो हटा नहीं सकते। तो इसको क्यों नहीं तोड़ते? जब उनके स्टेट में है तो वो तोड़ लेते हैं। हैदराबाद में आके बोलेंगे नहीं। तो अब बाबरी मस्जिद बना दिए, मंदिर को, जो बाबरी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दे। अब कितने मंदिर को तोड़ेंगे आप? और हर जगह आपको एक मंदिर दिख देगी, अपने ख्वाब में देखेंगे या कोई फाउंडेशन स्टोन मिलेगा आपको?
मैं एक बार शहाबुद्दीन साहब से कहा कि बाबरी मस्जिद का इतिहास आप बार बार बोलते हैं कि राम है, कैसे प्रूव करो, ये लोग मानते हैं, अलग बात है, मगर आप अगर ये डिस्प्यूट इस तरह लड़ेंगे तो आप ज्ञानवापी मस्जिद को कैसे संभालेंगे, बचाएंगे? वो तो पहले मंदिर था, सबूत है उसका। अब इस तरह लड़ेंगे आप कि मंदिर, अब इस तरह लड़ना चाहिए कि भाई सेक्युलर इंडिया है, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसको कोई छीन नहीं सकता, और गवर्नमेंट की ड्यूटी है इसको प्रोटेक्ट करना जी। शहाबुद्दीन साहब अपना पॉलिटिक्स कर रहे थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, आप शायद आप नहीं थे, 40 साल पहले इस बहुत बड़ा डिबेट होता था जी। तो दोनों तरफ से गलतियां हुई, कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म में मुल्क की तबाही हो रही है। बहरहाल आप गलती कैसे सुधारें? अब ये जो हैदराबाद में ये कम्युनल फ्लेयर्स भड़काने की कोशिश की जा रही है वक्तन फवक्तन, इसको कैसे रोकें? कैसे रोके? तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपना बाइबल मानिए, कैसा ओवैसी मानते हैं, आवाम मानती है और चंद पॉलिटिकल लीडर्स मानते हैं, मगर सब नहीं मानते। तो ये जो है, इसको आवाम जो है ज्यादातर अनपढ़ होता है, जाता है, इसको भड़काने में लगे हुए हैं। और ये लोग भड़काऊ काम करें तो इसको, ये इलीगल काम है, राजनीति तो होना ही नहीं चाहिए। हालांकि आप देखे हैं सिर्फ 2 राज्यों में इनके, 2 स्टेट्स में इनको होल्ड है ऑन दिस बेसिस। एक यूपी में पकड़ लिए हैं और थोड़ा बहुत आपको बिहार में है, और बिहार में भी यादवों का और सोशलिस्ट का भी पावर है। गुजरात में भी आप नहीं संभाल सक रहे पूरा। तो इस मूवमेंट को पॉलिटिकली डिफीट करना चाहिए सबको मिलके। ठीक, इसी में हमको, हमारी मुल्क को आजादी मिलेगी इस कैंसर से। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बेहद शुक्रिया मोहन गुरुस्वामी साहब, आपने काफ़ी तारीखी पहलुओं पर भी रोशनी डाली और आगे भी किस तरह से तरक्की करना है इस पर भी आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि सबको मिलकर लड़ना है। ये कम्युनल ताकत जो असल में टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनका असर तोड़ने के लिए पॉलिटिकली यूनाइट होकर पॉलिटिकली डिफीट करना चाहिए। अब देखते हैं आवाम किस तरह से इसका नोट लेती है। इन्होंने ये भी बताया है कि अनपढ़ होने की वजह से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो तालीम पर तवज्जो देनी होगी। अगर आप सही फैसले करना चाहेंगे तो आप तालीम की रोशनी में ही कर पाएंगे। अब देखते हैं किस तरह से तालीम पर तवज्जो देती है आवाम, और तालीम याफ्ता होकर सही फैसले कर बेहतरीन लीडर्स को, सेक्युलर लीडर्स को हुकूमत में लाएंगे और मुल्क को एक खुशगवार मुस्तकबिल देंगे। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।